एवरीवन, दिस इज दीपक और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल आईएएस गुरु दीपक सिंह में। आज करंट अफेयर का सेशन है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। आज ये पहला क्लास है और बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज के कारण से थोड़ी क्लास जो है डिले हो गई आज, बट कोई नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज केवल इंट्रोडक्शन का क्लास है, उसमें बहुत सारे हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ी लेट हो गई, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? ये पहला क्वेश्चन अपना, और यहां पे ध्यान देने वाली बात है किसान कल्याण मिशन। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है मणिपुर। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जनुल, आज तो थोड़ी सी ये दिक्कत है कि मैं सबका नाम बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा, काफ़ी टाइम हम लोग खुद ही व्यस्त कर चुके हैं टेक्निकल फॉल्ट के द्वारा, तो आज ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, सीधे काम पे की बात करेंगे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अगर जिनको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है किसान कल्याण मिशन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। ठीक है, तो बी सही में, बी जो है आंसर है, उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया। ये कब शुरू हुआ है? तो 6 जनवरी को शुरू हुआ है, अभी जस्ट। ठीक है, 6 जनवरी 2021 को ये शुरू हुआ है, ये योजना शुरू हुई है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो भारत सरकार है वो 2022 तक, ठीक है, 2022 तक किसानों की आय को क्या करना चाहती थी? जो किसानों की आय है उसको दोगुना करना चाहती थी। किसानों की आय को क्या करना चाहती थी? 2 गुना करना चाहती थी। कब तक? 2022 तक, 2022 तक। और उसी का सहारा देने के लिए, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, और जिसके अंतर्गत अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत 100 किसान कल्याण केंद्र खोले गए हैं। किसान कल्याण क्या खोले गए हैं? केंद्र खोले गए हैं। कितने? 100 में। तो इसका उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भारत का मैप है और ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये येलो वाला जितना भी एरिया है ये उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से लगा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से लगा है। तो अगर आप देखोगे तो ये है उत्तर प्रदेश टोटल, तो यहां पे उत्तराखंड से लगा हुआ है। एक चीज यहां पे बहुत ही क्लियर आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश यहां पे बहुत सारे राज्यों से लगा हुआ है, लेकिन क्या अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे अब आप ढंग से देख पाएंगे, यहां पे ये हिमाचल प्रदेश है, तो क्या उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है? नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो उत्तराखंड से लगा है, हरियाणा से लगा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से लगा है, राजस्थान से लगा है, छत्तीसगढ़ से यहां पे लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है। तो टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो एक हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 7 राज्यों से लगा हुआ है। लेकिन यहां पे देख पा रहे होंगे दिल्ली भी उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है। तो टोटल अगर संघ राज्य को ले लें, दिल्ली क्या है? एक संघ राज्य है, तो संघ राज्य को ले ले तो टोटल 8 राज्य हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें केवल राज्यों की बात करनी हो तो केवल 7 राज्यों से सीमा बनाता कौन? उत्तर प्रदेश। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश 7 राज्यों से सीमा बनाता है, उसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड शामिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको पता होगा, ठीक है, योगी जी हैं। ठीक है, सबको पता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब हम कुछ बातें करने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर वाराणसी में देखा जाए तो वाराणसी, सबसे पहली बात तो वाराणसी जो है वह किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है, ऐसा सबको पता होगा। और वाराणसी में वरुणा नदी गंगा से मिलती है। पहली चीज तो वरुणा नदी, कौन सी नदी? वरुणा नदी किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है बनारसी में। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो बनारस में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पे है? तो बनारस में है।
अगला अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है, तो लखनऊ में आप लोगों में से जितने लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों में जितने लोगों को पता होगा कि लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है, कमेंट सेक्शन में आप लिखें, ठीक है। नितेश जी, ज्ञानदीप जी और शिवम जी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहां पे जुड़ चुके हैं। तो अगली चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है उनकी जो संख्या है वो टोटल कितनी है, टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो 3 है। और आपको यह भी पता होगा कौन कौन से है, एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व है और उसे दुधवा नेशनल पार्क भी कहते हैं, साथ में अमनगढ़ है और पीलीभीत, ठीक है। दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत, ये 3 टाइगर रिजर्व कहां पे हैं, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हम जान लिए। और आप लोगों को पता होगा कि यहां पे जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु है, ये ध्यान में रखना। तो सिंधु नदी जो है भारत की है और भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है। यानी सब मिला जुला के अगर आप देखोगे तो लगभग आप बोल सकते हो 2500 किलोमीटर। कितना, 2500 किलोमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने यम पेंशन ऐप, ठीक है, लॉन्च किया है, किस राज्य ने ऐसा लॉन्च किया है? आप फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। अखिलेश यादव जी हैं, संदीप राज, ठीक है, संदीप जी हैं, विजय जी हैं, महिमा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो यहां पे क्या है, यम पेंशन, ध्यान में रखना। जो आप रिटायर होते हो, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो तो रिटायर हो गए तो बाद में आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो इसको लेके कौन सा यम पेंशन नाम का ऐप जारी किया है? तो अभी मैं यहां पे देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों का आंसर अभी नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है। तो आप जान लीजिए मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसने एम पेंशन ऐप जारी किया है। खासकर जब लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है तो सैलरी जो भी उनका पेंशन होती है उनको लेने के लिए ट्रेजरी ऑफिस उनको दौड़ना पड़ता है। तो इस जो चीज है कि आपकी पेंशन कितनी है, ठीक है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है आपको कहां पे मिल सकता है, एम पेंशन ऐप पे मिल सकता है। लेकिन आप कहां के निवासी हो, तो यानी मणिपुर के रहने वाले हैं तो आपको यहां पे मिलेगा। इसके अलावा इसी तरह का जो ऐप है उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है एम पेंशन मित्र। क्या नाम है उसका, एम पेंशन मित्र। तो ध्यान में रखना, एम पेंशन जो मित्र है वो किसने लॉन्च किया है, एम पेंशन मित्र को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश, यानी एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जबकि एम पेंशन ऐप को मणिपुर की जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसने लॉन्च किया है। ये ध्यान में रखना। थोड़ी सी हम बात कर लेंगे किसका, बहुत सारे लोगों ने यहां पे सी आंसर दिया है। आलोक यादव जी हैं, विजय जी हैं, ज्ञान यादव जी हैं, बहुत सारे लोग यहां पे, रवि जी हैं, गौरव जी हैं, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया। शिवम जी भी यहां पे सही आंसर दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहां पे अच्छा ट्राई किया है। तो यहां पे एक बार हम जो है मणिपुर को एक बार प्रॉपर वे में देख लेते हैं। ये रहा अपना मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मणिपुर भारत के किन किन राज्यों से वो सीमा बनाता है। तो पहले देख लीजिए, ये यहां पे जो पीला वाला पार्ट है ये नागालैंड है, तो एक राज्य ये हो गया, ठीक है। दूसरा, मणिपुर का संबंध किससे है, असम से है, तो दूसरा राज्य ये हो गया। और तीसरा राज्य जो है वो मिजोरम है। तो मणिपुर कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। दूसरा बात यहां पे ये है कि जो मणिपुर की राजधानी है वो क्या है, इंफाल है। और यहां पे एक झील पाई जाती है, इस झील का जो नाम है उसका नाम है लोकटक झील। कौन सा, लोकटक झील, लोकटक झील यहां पे है, ठीक है, झील, ठीक है, जिसे हम लेक लोकटक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे मणिपुर में ध्यान में रखना लोकटक झील है। और यहां पे डांसिंग, ठीक है, डांसिंग डियर पाए जाते हैं। कौन से डियर पाए जाते हैं, डांसिंग डियर। तो डांसिंग डियर कहां पे पाए जाते हैं, लोकटक झील में पाए जाते हैं। और ये पूरे विश्व में केवल मणिपुर ऐसा राज्य है जहां पे डांसिंग डियर पाए जाते हैं। होता ऐसा है कि मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये कोई झील है और इसमें पानी ढेर सारा भरा हुआ है। और
इस झील में क्या है कि बहुत सारे जो लकड़ी तो नहीं बोल सकते पूरी तरह से, जो वनस्पतियां हैं वो सूखी रूप में यहां पे पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, ठीक है। अब इस वनस्पतियों से होकर जब झील को पार करना होता है तो डियर मतलब जो हिरन होता है, इन वनस्पतियों पे कूद कूद के जाते हैं। तो जब ये कूदते हैं तो बैलेंस बनाने के लिए इधर उधर क्या करते हैं, झुकते हैं। कौन? हिरन, जो इस वनस्पतियों से क्या होके क्या कर रहे हैं, इस झील को पार कर रहे हैं। जब ये हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसलिए यहां के जो हिरन हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर। और ये पूरे विश्व में केवल भारत में होता है। और भारत के किस राज्य में होता है, तो राज्य का नाम है मणिपुर। ये ध्यान में रखना, लेक लोकटक डांसिंग डियर, मणिपुर, इंफाल इसकी राजधानी है। ये बातें अभी के लिए आप ध्यान में रखना। अगली बात यहां पे आती है, क्वेश्चन हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था। यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहां पे, कि जो अपना वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, ठीक है, इसने कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, कुछ परसेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझिए मतलब, मान लीजिए भारत को आप अपना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भारत को हम भूल जाए, हम अपने घर की बात करें, ठीक है। तो घर की इनकम कैसे होती है, घर की जो इनकम होती है टोटल, या घर की जो पूरी कमाई होती है, वो दो चीजों से हो सकती है। या तो आपके घर की कोई, ठीक है, आपके घर की कोई कंपनी वगैरह हो, या तो कंपनी है, ठीक है, और कंपनी से, या कोई दुकान है, या कोई छोटी वाली है ना, एमएसएमईज है, मतलब सूक्ष्म उद्योग है, या कोई बड़ी कंपनी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। क्या लाभ, क्या प्राप्त होगा, लाभ। यानी आप वस्तु का क्या करेंगे, यहां पे वस्तु का उत्पादन करेंगे और उसे क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, लाभ। या तो आपके माता पिता, आपके जो चाचा हैं, वो क्या करेंगे, वो कहीं जाके मजदूरी करेंगे, लेबर करेंगे, ठीक है, मजदूरी कर सकते हैं। जैसे कि मजदूरी आप लोगों को पता है दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हम कहते हैं कौशल वाली मजदूरी। कौन सी, कौशल। तो कौशल के संबंधित मजदूरी हो सकती है, कौशल। और दूसरा क्या होती है, जिसे हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। एक तो स्किल्ड होता है, दूसरा नॉन स्किल्ड होता है। तो नॉन स्किल्ड मतलब जिसको, जैसे हम खेत में फावड़ा चला रहे हैं तो हम नॉन स्किल्ड हो जाएंगे, इसमें कौशल की विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, तो वहां पे क्या जरूरत पड़ेगी, आपको कौशल की जरूरत पड़ेगी। तो मजदूरी दो प्रकार की हो सकती है, इतना आप ध्यान में रखें। तो या तो घर की जो आय होगी वो कंपनी, मतलब वस्तु बन रही है, या तो कोई मजदूरी यानी कोई लेबर कर रहा है, ठीक है, मजदूरी कर रहा है और वहां से कुछ पैसे पा रहा है। दो तरीका हो सकता है, ठीक है, यही दो तरीका हो सकता है। तो घर में क्या हो रहा था पहले, जब लॉकडाउन नहीं लगा था और जब कोरोना का ऐसा कोई समय नहीं था, तो यहां कंपनी में आपका वस्तु भी बहुत अच्छा बिकता था। और घर के लोग जो है बाहर जाके, जो टीचर थे स्कूल में पढ़ाते थे, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते थे, और भी बहुत सारे लोग जॉब पे जाते थे, किसी कंपनी में गए हैं, जॉब पे गए हैं, तो यहां मजदूरी भी ठीक ठाक घर की आ जाती थी। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके घर पे आ जाता था, ठीक है, अमाउंट एक बहुत बड़ा आ जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में जब से कोरोना शुरू हुआ है, तब से अब इसी अपने घर को भारत समझ लीजिए, ठीक है। तो भारत में लोगों की आय क्या हो गई, अब आपके घर पे, आपके अगल बगल में देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसा बेरोजगार होकर बैठे हैं क्योंकि उनकी जॉब चली गई है। तो इसका मतलब यह हो गया कि उनकी आय क्या हो गई, कम हो गई। पहले ज्यादा कमाते थे, अभी शायद ना कमा रहे हो या उससे कम कमा रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि अब वो कंपनी का जो माल है, भारत की जो कंपनी है, उसका जो माल है, उसका जो सामान है या वस्तु है, उसे कम खरीदेंगे। तो कंपनी को जो लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, कम लाभ होगा पहले से। दूसरी तरीके, बहुत सारे लोग अब मजदूरी के लिए जा भी नहीं रहे हैं, भारत के लोग मजदूरी के लिए अब जा भी नहीं रहे हैं। तो उनका जो इनकम है, जो पहले मजदूरी के लिए जाते थे, अब वो मजदूरी के लिए उतनी मात्रा में नहीं जा रहे, तो उनका इनकम भी क्या होता जाएगा, जो भारत के लोग हैं वो कम होता जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आकार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और विश्व बैंक ने यह घोषणा की है कि 2020-21 के लिए यह गिरावट कितनी होगी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये जो गिरावट हो रही है,
जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार सिकुड़ेगा तो कितना हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं अनिल जी, यहां पे राहुल जी हैं, श्रवण जी हैं, शिवम जी हैं, युवराज जी हैं, श्रुति जी हैं, ठीक है, जैनुल जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो यहाँ पे आंसर आप जिनको भी आता है वो आप दे सकते हो, शायद बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया भी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुकेश जी, नितेश जी, बहुत सारे लोगों ने, श्रुति जी ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर बहुत एक्यूरेट दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, 9.6%। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर होती है दोस्तों, कि इससे हमको एक चीज पता चलता है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था अगर सिकुड़ रही है, कम हो रही है, तो क्यों हो रही है। तो यहां पे देखिए, एक तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये 9% से कम होती है, 9.6% से ये क्या होगी, कम होगी, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। इसी प्रकार से आरबीआई ने क्या बोला है। यहां पे जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं, ये एनटीपीसी हो गया, आपके जो अदर एग्जाम हो गए, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, ठीक है, इवन पीसीएस और सम टाइम आईएएस में भी ये सीधे सीधे आ जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा जानना जरूरी है। और यहां पे एक चीज और भी जान लें कि जो करंट अफेयर होता है ना, वो डेली तैयार करने की चीज होती है। वो कभी ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया तो करंट अफेयर तैयार करो, नहीं, उसमें वो प्रॉपर तरीके से आप तैयार नहीं कर पाओगे, या तैयार भी कर लिया किसी भी तरीके से तो वहां पे दिमाग में वो चीजें आएंगी ही नहीं। तो इसलिए डेली ये हम लोग पढ़ेंगे, कम समय पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। तो यहां पे देख लीजिए कुछ जो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने बोला कि अर्थव्यवस्था कम होगी कितने परसेंट से, 7.5% से। एक चीज आपको इसका याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना वर्ल्ड बैंक की, उसने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था कम होगी कितना, ठीक है, 9.6% से कम होगी। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखना है। इसको आप चाहें तो ना याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सबका याद करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, इन सबको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पे आरबीआई और वर्ल्ड बैंक का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर याद करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है। ठीक है, मैं आपका कमेंट लेता हूं, आपके पास कुछ ही सेकेंड है इसका जवाब देने के लिए। रामलिंगेश्वर पार्क, ठीक है, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा केरला है, उड़ीसा है, तीसरा केरला है और चौथा है उत्तराखंड। ठीक है, यहां पे 4 ऑप्शन है। गौरव जी का आंसर आ गया, सी बोल रहे हैं, ये केरला में ऐसा रामलिंगेश्वर पार्क खोला गया है, मतलब इसका उद्घाटन अभी किया गया है। गौरव जी आपके अलावा मुझे लगता है सर्वेश जी का भी आंसर आ गया सी। आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया है, पर काफी बार ऐसा भी होता है कि हम जो बोलते हैं काफी बार ऐसा सही नहीं भी बता पाते, कोई बात नहीं है। विनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छा प्रयास किया है। श्रुति जी ने यहाँ पे बोला है, हाँ आरबीआई का, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे गोलू जी ने सी, अखिलेश सी, सूरज जी ने सी दिया है, रवि जी ने सी, अशोक जी ने सी, धर्मेंद्र और मुकेश जी ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मैं आपको बता दूं, रामलिंगेश्वर जो पार्क है, इसकी जो अभी उद्घाटन किया गया है वह उड़ीसा में किया गया है। किस राज्य में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। यह ध्यान में रखने वाली बात है, ये सीधे सीधे छपेंगे एग्जाम में, ये आप एग्जाम दीजिए उसके बाद आपको पता चलेगा। यहां पे देखिए, ये रामलिंगेश्वर पार्क है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको ये कितना मतलब प्यारा सा लग रहा है, सीन इसकी देख लीजिए। ये बीच में आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही है, ये शिव की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है ये। तो रामलिंगेश्वर पार्क कहां पे है, उड़ीसा में है। चलिए एक बार उड़ीसा की हम सैर करके आते हैं। तो सभी लोगों को पता है उड़ीसा, अगर इस मैप में पूरे भारत में अगर देखना हो तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं और उसे अपडेट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो यहां पे सबसे पहली बात, तो उड़ीसा की जो राजधानी है सबको पता होगी मेरे हिसाब से, राजधानी। तो राजधानी इसकी क्या है, कैपिटल क्या है बेटा, तो कैपिटल यहां पे आपका क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर सबको पता होगा। यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन करके है, नवीन पटनायक का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो नवीन पटनायक यहां के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। जो तीसरी यहां पे मेन बात है, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि चिल्का झील, जो चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील वो कहां पे है, तो वो उड़ीसा में है। अगली बात मैं यहां पे बताऊं तो लेक चिल्का तो यहां पे है ही, चिल्का झील तो यहां पे है ही। थोड़ा सा आप हिंदी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं काफी वर्षों से इंग्लिश लिखा हूं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उसे।
चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो यहां पे एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का क्या है? सूर्य मंदिर है। सूर्य टेंपल है, सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिर को क्या बोलते हैं? यहां पे ब्लैक पगोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोडा। ये ध्यान में रखना, ब्लैक पगोडा किसे बोलते हैं? कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोडा बोलते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि जो कोणार्क है, जिस सूर्य मंदिर है, वो उड़ीसा में है, तो इसकी स्थापना किस वंश ने कराया था? तो गर्ग वंश ने कराया था। किस वर्ग में? वंश ने? गर्ग वंश ने। तो गर्ग वंश, अब सॉरी वंश होता है, तो गर्ग वंश ने इसका स्थापना करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। अब मेरा क्वेश्चन बस आपसे यह है कि आप जरा बताएं कि उड़ीसा में जो गर्ग वंश का कौन सा ऐसा राजा था जिसने ये कोणार्क मंदिर का स्थापना कराया था। ठीक है, तो दो बातें तो क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोडा। ठीक है, मंदिर कहां पे? कोणार्क। मंदिर किसका है? सूर्य भगवान का है। ठीक है, सूर्य मंदिर है। इसी तरीके से एक बर्मा नाम का देश हुआ करता था, वर्तमान में आप उसे म्यांमार के या म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो यहां पे वो म्यांमार है। ठीक है, यही यहां पे सटा हुआ म्यांमार देश है। म्यांमार की जो राजधानी है, म्यांमार की जो राजधानी है, और बर्मा की जो राजधानी है उसे क्या बोलते हैं? रंगून। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून। तो यहां पे वही जो प्रिया, जो पहले पुराना जो सॉन्ग है, रंगून गए थे, यानी वो बर्मा देश में गए थे। हमको लग रहा था कि जब गाना हमने कभी सुना था तो हमें लग रहा था कहीं यूएसए वगैरह कोई बड़े डेवलप शहर में गए होंगे, मतलब डेवलप देश में गए होंगे, और बड़े मस्ती से हमारे पिया वहां पे होंगे। लेकिन यहाँ पे गाना भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया। आप गाना कभी देखिएगा तो रंगून किस देश की राजधानी है? तो बर्मा देश की राजधानी। और बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? तो म्यांमार है। ठीक है, यहां पे एक मंदिर है बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध का एक मंदिर है, और इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन पगोडा बोलते हैं। पगोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन पगोडा। तो गोल्डन पगोडा कहां पे है? तो म्यांमार में है। किसका मंदिर है? बुद्ध मंदिर है। लेकिन अगर बोला जाए ब्लैक पगोडा क्या है, तो यहां पे है, अपने इंडिया में है। यह ध्यान में रखना। अगर म्यांमार की मैं बात कुछ करूं तो म्यांमार में कई विशेष चीजें हैं। पहली बात तो यहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावदी। कौन सी नदी है? इरावदी नदी है। यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान। तो अराकान पर्वत भी कहां पे है? बर्मा में है, यानी म्यांमार में है। तो ये थोड़ी सी फैक्ट आप अपने दिमाग में रखें, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है ध्यान से देखिएगा, एनडीपी, मैं इसका फुल फॉर्म आपके लिए बोल देता हूं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। क्या है ये? नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीपी ने किस राज्य के लिए, ठीक है, $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है केरला, या डी ऑप्शन है उत्तराखंड। आप फटाफट अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फटाफट अपना आंसर दीजिए। यहां पे बहुत सारे लोग, अराकान मुकेश जी बोल रहे हैं, शिवम जी, ठीक है, मूवी एक्शन नितेश, शिवम, सुनील, नितेश, मुरली जी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हम इसको और भी कर सकते हैं, और भी अच्छा कर सकते हैं। एक और भी मैं फैक्ट, आप लोग आंसर दीजिए जिनको पता है, तब तक मैं एक फैक्ट आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है, उड़ीसा में क्या कोई टाइगर रिजर्व है, तो मुझे लगता है कि काफी मेरे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार जान लीजिए, उड़ीसा में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व कहां पे है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में है। यहां पे बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। यहां पे गोलू जी, शिवम जी, विनीत जी, नितेश जी, सौरभ जी, ठीक है, मुकेश जी, नीतीश जी, शिवम जी, बहुत सारे, अशोक, शिव, ठीक है, गोलू जी, बहुत सारे लोगों ने यहां पे आंसर दिया। शिवराज, युवराज जी ने भी यहां पे दिया है। तो पहली बात तो ध्यान लीजिए कि यहां पे जो अभी चीज हुई है, ठीक है, यहां पे जो अभी हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। हाल ही में जो नेशनल, सॉरी ये नेशनल नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या नाम है इसका?
न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को दिया है? तो ध्यान में रखना वो राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को क्यों दिया है? देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ध्यान में रखना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब समझौता होता है, क्या होता है? समझौता होता है। तो एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये जो समझौता होगा कभी आंध्र प्रदेश से नहीं होगा। ध्यान में रखना, यहां पे समझौता कभी भी आंध्र प्रदेश से नहीं होगा, वो समझौता होगा भारत सरकार से। ठीक है, भारत सरकार से, ठीक है, सरकार से। लेकिन पैसा किससे मिल जाएगा? किससे मिलेगा? आंध्र प्रदेश राज्य को मिलेगा। तो हाल ही में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी नया विकास बैंक, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? नया विकास बैंक के बीच में समझौता हुआ है। और इस समझौते में जो पैसा मिलेगा, नया विकास बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। और आंध्र प्रदेश को जो पैसा मिला है दोस्तों, उससे आंध्र प्रदेश वाले क्या करेंगे? एक तो राज्य सड़क का निर्माण करेंगे, राज्य और जिला सड़क का, और जिला सड़क का निर्माण के लिए मिला। ठीक है, सड़क निर्माण के लिए मिला, यह ध्यान में रखना। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे आप स्टार बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी पैसा मिला किसके द्वारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, नया विकास बैंक को क्या कहते हैं? नया विकास बैंक को ब्रिक्स बैंक कहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाना चाहूंगा, ये रहा। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नया विकास बैंक। और इसी को काफी बार आपने सुना होगा ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स बैंक जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ढंग से समझते हैं कुछ बात। बहुत समय पहले, अब ब्रिक्स बैंक क्या है? ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 5 देश हैं यहां पे। एक तो ब्राजील है, फिर रसिया है, रूस है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका है। तो यहां पे कितने देश हो गए? टोटल 5 देश मिलके क्या बना है? ब्रिक्स बना है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि जो ब्रिक्स बैंक है, इसका जो स्थापना हुई है, तो स्थापना हुई 2009 में। ठीक है, ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई है? 2009 में इसकी स्थापना हुई है। सॉरी, ब्रिक्स बैंक की स्थापना अगर आप देखोगे तो यह हुई है 2015 में। लेकिन ब्रिक्स बैंक के पहले क्या थी? ब्रिक्स नाम की एक संस्था थी। तो ब्रिक्स नाम की जो संस्था थी, उसकी जो स्थापना हुई है वह कब हुई है? 2009 में हुई है। ध्यान में रखने वाली है, ब्रिक्स नाम की जो संस्था थी उसकी स्थापना 2009 में हुई है। जबकि अब समझिए, बहुत समय पहले गोल्डमैन सैक्स नाम का एक बहुत बड़ा इंटरप्राइजेज है, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी मान सकते हैं, उसका एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिन ओ नील। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वह पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था होगी उससे बड़ी हो जाएगी। कब तक? अगले 50 सालों में। यह कब घोषणा की गई थी? 2001 में घोषणा की गई थी। यानी 50 सालों में, मतलब 2050 तक, यानी 2050 तक जो ब्रिक्स बैंक की अर्थव्यवस्था होगी पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे अकेले ही ज्यादा हो जाएगी। ऐसा किसने बोला था? जिम ओ नील। ठीक है, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने ऐसा बोला और इसी समय से एक संस्था का निर्माण हो जाता है 2009 में, ब्रिक्स नाम का संस्था। कौन सा नाम का? ब्रिक्स। तो पहले ये एस नहीं हुआ करता था। पहले क्या नहीं हुआ करता था? इसमें एस नहीं हुआ करता था, यानी पूरा ब्रिक्स ये थी नहीं, पहले ब्रिक थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, यानी साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो ये प्रॉपर क्या हो गई? ब्रिक्स हो गई। तो यहां पे फिर ये क्या बन जाती है? ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाती है। 2014 में, 2009 में इसका स्थापना हुआ। 2014 में ये जो 5 देश है, इन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बैंक बनाते हैं, अपना बैंक बनाएंगे। इसके लिए एग्रीमेंट कब किया था? 2014 में। और 2015 में ब्रिक्स बैंक बना देते हैं। ठीक है, 2015 में क्या बना देते हैं? ब्रिक्स बैंक बना देते हैं। तो ये तो इसकी एक हिस्ट्री है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय है अभी के समय में, यह हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। कहां पे है? संघाई में है। ध्यान में रखना, संघाई कहां पे पड़ेगा? तो जो संघाई पड़ेगा वो चीन में पड़ेगा। तो अभी ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो चीन में पड़ेगा। जरा सोचिए, चीन बहुत होशियार था। आपकी मैं स्टोरी थोड़ी सी बता दो।
चीन बहुत अपने आप को होशियार बन रहा था। उसने बोला कि ठीक है बैंक बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी, क्या, कि जो हेडक्वार्टर होगा वो चीन में होगा। देखो इससे फायदा क्या है कि अगर हेडक्वार्टर ही चीन में होगा तो जो रोजगार होगा, अरे हेडक्वार्टर है तो जाहिर सी बात है, यहां पे मुख्यालय है तो जाहिर सी बात है इसमें लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। और अगर काम करेंगे तो रोजगार किसके किस देश में जाएगा, चीन में जाएगा। साथ में चीन में हेडक्वार्टर है तो बहुत सारे विदेशों से लोग कहां पे जब भी कोई मीटिंग होगी, किसकी, ब्रिक्स की, या मुख्यालय में जब भी कोई लोग मिलने आएंगे तो कहां पे जाएंगे, चीन में जाएंगे। तो चीन में न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि विदेशों से लोग आएंगे तो टूरिज्म भी क्या होगा, बढ़ेगा। लोग आ रहे हैं ना विदेशों से, तो जो पर्यटन है वो भी बढ़ेगा और दोनों से चीन को क्या होगा, लाभ होगा। तो चीन ने ये दिमाग लगाया था कि ठीक है यार, उसने भारत, सबसे यहां पे उसका विरोधी भारत ही था। भारत से बोला कि एक काम करो, पहला अध्यक्ष तुम बजा लो, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पे होना चाहिए, चीन में होना चाहिए, ये मुझे दे दो। तो ये वाली स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। तो मुख्यालय कहां पे है, संघाई में, और संघाई कहां पे पड़ता है, चीन में। दूसरा, जो ब्रिक्स बैंक है, इसका अभी तक कितनी कॉन्फ्रेंस हुआ है, कितना सम्मेलन हुआ है, तो जरा बताइए। 2009 में बनी थी, और थोड़ा रीजनिंग लगाइएगा, थोड़ा रीजनिंग लगाइएगा। अभी समय कौन सा चल रहा है, अभी समय चल रहा है 2000, ठीक है, 2020। तो अभी बताइए कितने साल हो गए होंगे। 9 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, 10 में एक, और फिर उसके बाद 10, तो टोटल कितने कॉन्फ्रेंस हो गए, 12 कॉन्फ्रेंस हो गए। कितने हो गए, 12th कॉन्फ्रेंस इसके हो गए, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि अभी ब्रिक्स के कितने कॉन्फ्रेंस हुए हैं, आपको बस इतना पता है कि 2009 में बनी है, तो यार अब की तो 12वां होएगा ही, ठीक है, अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी सही है। तो 12वां कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, ध्यान में रखना, रूस में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन था, तो व्लादिमीर। अब जो जिस देश में होगा समानता, उसका जो हेड होगा, या हेड मतलब उसका हेड राष्ट्रपति भी हो सकता है, उसका हेड प्रधानमंत्री हो सकता है। हेड का मतलब ये होता है कि ऐसा पद जिसके पास पावर ज्यादा हो। तो रूस में आपको पता है हेड कौन होगा, वहां का राष्ट्रपति होगा। क्यों, क्योंकि रूस में राष्ट्रपति के पास पावर ज्यादा है। तो ठीक है, 2020 में कहां पे हुआ था, तो 2020 में रूस में हुआ था। क्योंकि वहां के हेड पुतिन साहब हैं, इसलिए व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वही उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। किसके, जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन, 12वां, कब हुआ था, 2020 में। लेकिन 2021 का जो सम्मेलन है, 2021 का, ये भारत में होगा। कहां पे होगा, भारत में, ये ध्यान में रखना। और अगर भारत में होगा तो भारत में हेड कौन है, जिसके पास ज्यादा पावर है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पे प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। अब की बार अगर 21 में यहां पे सम्मेलन होगा, जाहिर सी बात हो, तय है, तो यहां पे सम्मेलन में कौन हेड बनेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, मोदी जी रहेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद क्वेश्चन खत्म हो गया आज, चूंकि इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, आप लोग जुड़े थे, इसके लिए आपका काफी ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये 2021 में मोदी जी का रहेगा। राहुल जी, यहाँ पे दिनेश जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी, महिमा जी, दिनेश जी, मुकेश जी, गोलू जी, अखिलेश बाबू, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, युवराज जी, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आती तो इसे लाइक करिएगा। क्योंकि आज पहला सेशन था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है सेशन, उसकी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन से हम इसको प्रॉपर वे टाइमिंग पे शुरू कर पाएंगे, ऐसा हम कसम खाते हैं। खासकर माहिष्मति की कसम, आपको याद होगा बाहुबली, तो कुछ ऐसा करते हैं। और माहिष्मति की कसम इसलिए क्योंकि ये थोड़ा वजनदार सेंटेंस है बाहुबली का। हाँ, मैं कोई ऐसा पर्सनल वे में नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी होंगे सर, ठीक है। नहीं बाबू, सूरज जी, यहाँ पे मोदी साहब रहेंगे। हेड जो रहता है वही होता है हेड। यहाँ पे अगर कहा जाए कि भारत में हेड कौन है, तो सामान्यतः राष्ट्रपति होता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का हेड है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का हेड है राष्ट्रपति। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करेगा, तो राष्ट्रपति हर समय मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेगा। किसके, मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेगा। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद वही सलाह देगी राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री चाहेगा।
क्योंकि मंत्रिपरिषद में वही लोग रह सकते हैं जिसको प्रधानमंत्री पसंद करेगा, और प्रधानमंत्री परिषद के सलाह पे कौन काम करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहां पे, यानी राष्ट्रपति यहां पे नाम का केवल हेड होता है, मेन पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। यही कारण है कि यहां पे जो भारत में अभी मीटिंग होगी, तो भारत में अभी जो पावरफुल व्यक्ति हैं वो मोदी साहब हैं, यानी प्रधानमंत्री जी हैं। तो यही हेड बनेंगे 2021 में, जब भारत के ब्रिक्स का सम्मेलन होगा। ठीक है, तो ब्रिक्स को क्या कहते हैं? नया विकास बैंक भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसी का और भी किसी ने क्वेश्चन बोला था, एक बार सभी राज्य का नेशनल पार्क बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपके बातों में हम खरे उतरते हैं। देखिए, कुछ राज्यों का हम बता दे रहे हैं यहां पे। जैसे गुजरात में जो मेन है उसको जान लीजिए। जैसे गुजरात में आप लोगों को पता है गिर नेशनल पार्क है। गुजरात में कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे महाराष्ट्र में क्या है? संजय गांधी है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। और साथ में यहां पे न केवल संजय गांधी बात है नेशनल पार्क है, बल्कि यहां पे पेंच भी है, पेंच टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व भी यहां पे है। कर्नाटक में अगर आप देखोगे तो यहां पे दो है। एक तो आप लोगों को पता है बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो कहां पे है? कर्नाटक में है। टाइगर रिजर्व कहां पे है? कर्नाटक में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नागर होल भी टाइगर रिजर्व कहां पे है? नागर होल, नागर होल कहां पे है? वो भी कहां पे है? कर्नाटक में है। केरला में अगर आप देखोगे तो यहां पे एक पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, पेरियार और प्रारंभिकुलम टाइगर रिजर्व, ये कहां पे? प्रारंभिकुलम टाइगर रिजर्व, तो ये कहां पे है? ये आपको केरला में मिलेगा। और पेरियार नेशनल पार्क कहां पे मिलेगा? यह आपको केरला में मिलेगा। इसके अलावा कोई मंगलम है। ठीक है, तो तमिलनाडु में मैं आप लोगों से खुद भी पूछना चाहता हूं कौन सा नेशनल पार्क यहां पे है। आंध्र प्रदेश में आप लोगों को पता है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम है। उड़ीसा में आपको पता है, उड़ीसा में मैंने आप लोगों को बताया ही था। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल है। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल है। ठीक है, सिमलीपाल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में कौन सा? बक्सा है। कौन सा है? बक्सा है, बक्सा। और यहां पे कौन सा है? बक्सा टाइगर रिजर्व है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा अगर आप झारखंड में देखोगे तो पालामऊ है। ठीक है, कौन सा? पालामऊ जो है टाइगर रिजर्व है। बिहार में अगर आप देखोगे तो बिहार में आपको क्या मिल जाएगा? वाल्मीकि। कौन सा मिल जाएगा? वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो यहां पे इंद्रावती आपको मिल जाएगा, इंद्रावती। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो पन्ना, याद रखिएगा पन्ना को। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। ये कहां पे आपको मिलेगा? मध्य प्रदेश में। अगर मैं इसी तरीके से आपको बताऊं, असम में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो असम में आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर पूरी रात पढ़ाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, असम का थोड़ा सा जान लीजिए। तो असम में आप लोगों को पता होगा कि यहां पे एक तो मानस है। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व है। दूसरा काजीरंगा। तो मानस और काजीरंगा कहां पे है? असम में है। मानस और क्या है? काजीरंगा। तो ये कहां पे है? असम में है। काजीरंगा के बारे में फेमस है कि यहां पे एक सींग वाला गैंडा मिलता है, जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा, वो कहां पे मिलेगा? असम के काजीरंगा में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। धीरे धीरे मैं एक एक करके सारे बता दूंगा और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। बस एक ही चीज से मैं क्लास को एंड करना चाहूंगा कि प्यार का पौधा अभियान किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा। कुछ लोगों का कमेंट है, आप इसे शेयर कर दीजिएगा, जो सेशन है इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा और इसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग डेली मिलते रहेंगे। आप लोग इतना समय तक जुड़े रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का भी कमेंट आना बाकी है। मैं यही देख रहा हूं कि प्यार का पौधा जो अभियान है वो किस राज्य से संबंधित है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग, पूनम पूजा जी का यहाँ पे आ गया बिहार, सूरज जी का बिहार, बिहार बिहार बिहार, बहुत अच्छी बातें हैं। आपको तैयार है, ये तो आपके जबान पे ही रहता है, प्यार का पौधा भूलने वाले नहीं है। आपसे एक और कठिन सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं हल्का सा,
कि ठीक है, प्यार का पौधा तो पता है बिहार में है। आपसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि प्यार का पौधा अभियान किससे संबंधित है तो वो बिहार का, उसमें कोई डाउट नहीं, आप सभी लोगों ने सही बताया बिहार, लेकिन वो किससे संबंधित है ये बता दीजिएगा। आप लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा, और ये यहाँ पे ऑनलाइन आने पे भी काफी अच्छा लगा। तो आप लोगों का काफी सपोर्ट रहा है मेरे साथ, इसके लिए आप बहुत बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी हैं, शिवम जी, पूजा, अरविंद। कल हम फिर से ऐसे क्वेश्चन को लेके मिलेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा, और वो बहुत ही बेहतरीन सुपर से ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो कल हम फिर से मिलते हैं, और सभी लोगों का, आप सभी लोगों का, राजा, दिनेश, राजू, ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू। जो सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा, और वो बहुत ही बेहतरीन सुपर से ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो कल हम फिर से मिलते हैं, और सभी लोगों का, आप सभी लोगों का, राजा, दिनेश, राजू, ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत